बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय जवान जय किसान। खेतीबाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज बात करेंगे गव्य विकास पर, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुला। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा जिले के मछली पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सिंचाई के लिए ले सकते हैं तालाब जीर्णोद्धार योजना, लत्तेदार फसल कोहड़ा के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद CO1। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला में मछली पालन के क्षेत्र में स्वरोजगार उपलब्ध कराने और मछली पालन के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत कोडरमा के मछली पालकों को अनुदान पर कुल 47 तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभुक को 60% और सामान्य श्रेणी के लाभुक को 40% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य विकास कार्यालय में 10 जनवरी तक आवेदन दे सकते हैं। राज्य के विभिन्न जिलों के किसान तालाब जीर्णोद्धार योजना का लाभ लेकर अपने तालाब को गहरा करवा सकते हैं। इस योजना के तहत गांव के वैसे तालाब जो किसी भी निजी जमीन पर हों या सरकारी जमीन पर हों, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक कार्य के लिए किया जाता है। सरकार ऐसे तालाबों का मशीन द्वारा गहरीकरण जीर्णोद्धार करेगी ताकि इसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सके। किसान इससे लाभ लेने के लिए अपने जिला भूमि संरक्षण कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। पशुपालक भाइयों, अपने मवेशियों के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन को बेहतर बनाए रखने के लिए आवास और आहार का उत्तम प्रबंध करें। मवेशियों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए रात को आवास के सभी वैसे खुले स्थान को बंद रखें जहां से बाहर की ठंडी हवा को अंदर आने की संभावना हो। मवेशियों के बदन को बोरे से ढकने का इंतजाम करें, साथ ही उन्हें बैठने के लिए नीचे पुआल बिछा दें। यह किसान भाइयों, इस मौसम में आप अपने पशु आवास पर विशेष ध्यान रखें। पशु आवास पे आसपास में कोशिश करें कि जो ठंड की हवा जो चल रही है ये पशुओं के शरीर को सीधे तौर पर न छू पाएँ। इसके लिए आप जो भी व्यवस्था कर पाएँ उसको आप अपने स्थिति के अनुसार में, अपने संसाधन के अनुसार में करें। साथ साथ जो आहार में भी थोड़ी परिवर्तन करें। आहार में जैसे मिनरल मिक्सचर में आप कम से कम 2 से 3% अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर जरूर दें। साथ साथ नमक की मात्रा 1% पे रखें। और जो अगर आपकी दाना मिश्रण पर आपकी निर्भरता अगर है तो आप दाना मिश्रण में 15 से 20% केक की जो परसेंटेज है उसको आप बढ़ा सकते हैं, तो ये आपके पशुओं को ज़्यादा लाभदायक होगा। इसके अलावा आपके पास अगर चारा उपलब्ध, अच्छे गुणवत्ता वाले चारा अगर उपलब्ध हैं तो आप दलहनी और अदलहनी चारा को दोनों 50-50% मिलाकर अगर दलहनी अदलहनी चारा खिलाते हैं तो आप अपने पशुओं के उत्पादन को बढ़ा भी सकते हैं और जिससे उत्पादन है कम से कम उनकी क्षमता जरूर बनी रहेगी। लत्तेदार सब्जी फसल कोहड़ा की आगात खेती के लिए जनवरी तक फसल लगाई जा सकती है। किसान भाई कोहड़ा की आगात खेती से अच्छी उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन या अर्का सूर्यमुखी लगाएं। कोहड़ा की बुआई में 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। थाला बनाकर बीज बोएं। प्रति थाला 3 से 5 बीज बोएं। इनमें कतारों के बीच 2.5 से 3 मीटर की दूरी रखें। कोहड़ा के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद CO1, CO2, अर्का चंदन और अर्का सूर्यमुखी की उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान दवा छिड़कने के लिए नैपसेक स्प्रेयर नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये पीतल, प्लास्टिक या सफेद चादर का बना होता है। इसमें हवा का दाब नहीं होता है। दवा छिड़कने के लिए लगातार पंप लीवर को चलाना पड़ता है। इसकी कार्य क्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल को रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट मुक्त रखें।
हम सभी जानते हैं कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिर्च की खेती करने वाले किसान अपने खेत में पक्षियों को बैठने के लिए पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। प्रति एकड़ की दर से एक पक्षी आश्रय स्थल जरूर बनाएं। पक्षी फसल में लगने वाले कीटों को मारकर खा जाएंगे। इससे मिर्च फसल कीटों से मुक्त रहेगी। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25.10 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी देंगे, लेकिन छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आप खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं और पशुपालकों को उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं लाती रहती है। अगर अब बात करें गौ विकास की, तो गौ विकास के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं गौ विकास के लिए, हमारे विशेषज्ञ इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सीधा आप सभी को लिए चलते हैं
स्टूडियो। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गाय हमारे घर आंगन की शोभा है, साथ ही साथ यह आमदनी का आधार भी है। हमारी खेती बाड़ी के लिए बहुत सारी सुविधाएं गाय की वजह से उपलब्ध होती है, इसलिए सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है गव्य विकास के लिए। गव्य विकास के लिए सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, आज इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आलोक कुमार पांडे। डॉक्टर आलोक कुमार पांडे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में पशुपालन प्रसार शिक्षा विभाग में बतौर मुख्य वैज्ञानिक कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, गव्य विकास से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम गव्य विकास की योजनाओं की बात करते हैं, सरकार इस दिशा में बहुत ज़्यादा ही अब सजग है, प्रयासरत है कि बहुत सारी योजनाएं चलाएं। हम ये आपसे जानना चाहें कि प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं जो गव्य विकास के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं। बिल्कुल, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका बहुत ही विशेष ध्यान है पशुधन के विकास के लिए, और इन्होंने मुख्यमंत्री पशुधन योजना का शुरुआत किया था। मुख्य लक्ष्य ये था कि लोगों की आमदनी अगर दुगनी करनी है तो उसमें हम लोगों को निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा पशुधन को ही देखना होगा, क्योंकि किसानों का जो लाभ है, सबसे ज़्यादा लाभ है वो पशुधन से ही मिलता है। खेती से भी लाभ मिलता है, लेकिन खेती से लाभ उतना नहीं मिल पाता है जितना पशुधन से मिलेगा अगर पशुधन को लोग कायदे से करें। तो सबसे ज़रूरी थी कि एक इस तरह का शुरू किया जाए कि अगर पशुधन है तो पशुधन में अच्छे पशु लोगों को मिलें। तो अच्छे पशु देने के लिए जो सरकार की योजना थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना कि महिलाओं पर खास ध्यान दिया उन्होंने कि महिला को अगर विकसित करना है तो महिलाओं के लिए 2 गाय की योजना शुरू की, और 2 गाय की योजना में 50% अनुदान दिया जाता था। और इसी साल फिर से उन्होंने रिवाइज करके 90% अनुदान देना शुरू किया, खास करके महिलाओं के लिए। वैसी महिलाएं जो कि अपंग हैं या विकलांग हैं या विधवा हैं या किसी जैसे फायर हो या उस तरह के कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज़ से अगर ग्रसित हो गई हो, तो वैसी महिलाओं को खास करके एक सपोर्ट देने के लिए निर्भरता, बिल्कुल निर्भरता बने, उनके जीवन में एक निर्भरता है। ये बहुत अच्छी योजना है। तो उनको ये करने के लिए उन्होंने 2 गाय की योजना महिलाओं के लिए शुरू किया। तो इसमें 90% अनुदान दिया जाता है महिलाओं के लिए, और ख़ास करके विधवा महिला और उस तरह की जो मतलब इनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी योजना। और दूसरे कि बाकी 2 गाय की योजना बाकी लोगों के लिए भी है, उनके लिए भी पहले ये 50% अनुदान मिलता था, उसको 75% कर दिया गया है अभी, इसी सितंबर से उसको किया गया है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण योजना किसान भाइयों आपके लिए जो चल रही है वो है मिनी डेयरी की योजना। एक कामधेनु विकास योजना थी, उस कामधेनु विकास योजना में मिनी डेयरी की योजना है। इसमें 5 गाय का ये योजना है। तो 5 गाय की योजना के लिए आपको 5 गाय जो है जो कि कम से कम 6 से 10 लीटर दूध देती हैं, उस तरह की गाय आपको इसमें दिया जाता है। और इसमें जो सब्सिडी था वो पहले था 33.3%, मतलब 33.3% जो हमारे आदिवासी हरिजन भाई बहन हैं उनके लिए, और जो जनरल लोग हैं उनके लिए 25% अनुदान था। उसको भी बढ़ा के अभी जो है जनरल के लिए 50% कर दिया गया, और जो आदिवासी और हरिजन हैं उनके लिए 75% अनुदान कर दिया गया। ये मिनी डेयरी योजना, ये 5 गाय की योजना है। इसमें 5 गाय या 5 भैंस मतलब दुधारू पशु के लिए ये योजना है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, 2 महत्वपूर्ण योजनाओं की आपने बात की, मैं किसान भाइयों को एक बार ये बता दूं। 2 महत्वपूर्ण योजनाएं, एक तो जो विधवा हैं या जो विकलांग हैं, जो महिलाएं हैं उनके लिए, और
प्रतिशत भी बढ़ाया गया है। पहले 50 था, अब 90% तक का अनुदान है। और दूसरी योजना जो है 5 गायों की योजना है। जी, ये दोनों महत्वपूर्ण योजना है। किसान भाइयों, आप इससे निश्चित रूप से आप लाभान्वित हो सकते हैं। और बहुत सारी योजनाएं और हैं। जैसे थोड़े से जो विकासशील जो प्रगतिशील किसान हैं उनके लिए 10 गाय की योजना शुरू की गई है। ये 10 गाय की योजना जो है ये मिडी डेयरी योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें भी जो ये है वो पहले उनको 33.33% मिलता था आदिवासी को और हरिजन को, अब उसको बढ़ा के 75% कर दिया गया है। जनरल जो लोग हैं उनको 25% अनुदान पहले भी मिलता था, अब उसको बढ़ा के 50% अनुदान कर दिया गया है। इसमें 10 गाय की योजना आपको 10 गाय का एक बड़ा ये करते हैं। और इसमें आपको शेड भी बनाने के लिए, उसके लिए भी जो योजना के अंदर में ये है कि आप उसका शेड बनवा सकें, गाय को आप रख सकें कायदे से, और अच्छी गाय जो है आप इसमें ले सकते हैं। और लेने के लिए ये सरकार की एक अच्छी योजना है। साथ में जो हमारे किसान भाई जानते हैं कि जब आप गाय रखेंगे तो गाय को उनको खिलाना है और खिलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी होता है कि आप जैसे पुआल सीधा खिलाते हो, या पुआल अगर सीधा खिलाएंगे तो वो जानवर को रुचि ये नहीं होगा, तो उसको आपको कुट्टी काटना पड़ता है। और कुट्टी काटना ये थोड़ा मुश्किल काम होता है कि आप उसमें समय ज़्यादा लेना पड़ता है उतना कुट्टी काटने में। तो आप कुट्टी काटने की मशीन आती है, तो हाथ चालित मशीन है। वो हाथ चालित मशीन जो है वो हमारे किसान भाइयों के लिए सरकार की योजना के अंतर्गत में हाथ से चलने वाली जो मशीन है कुट्टी काटने की, उस पर भी जो सब्सिडी है वो 75% सब्सिडी कर दिया गया। ये साल में उसको बढ़ाया गया है और जनरल कोई भी जो ये हैं उनको 50% अनुदान मिलता है। बिल्कुल। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सभी के लिए योजना और सभी तरह की योजना है। जैसे आप बता रहे थे कि गाय तो दिया गया, बहुत सारे किसान भाई हैं जो गाय ले लेते हैं लेकिन रखने की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए भी योजना है। प्लस जो आप खिला रहे हैं अपने गायों को, उसके लिए भी कुट्टी काटने की जो व्यवस्था है उसके लिए भी अनुदान है। बिल्कुल अच्छी योजना है। और ये प्रगतिशील किसान हैं, दूध उनके पास ज़्यादा हो जाता है। अब दूध ज़्यादा हो गया तो दूध जो है वो बहुत जल्दी ख़राब होने वाला पेरिसेबल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं कि वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक उसको रख देंगे, गर्मी के दिन है, आप सुबह का दूध दूहा हुआ हो सकता है शाम तक वो फट जाए। तो इसके लिए आपको उसको कोई ना कोई अगर प्रोडक्ट बना के आप रख देते हैं तो वो प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए आप आसानी से बेच सकते हैं। 2 दिन 3 दिन तक आप उसको रख भी सकते हैं। तो उसके लिए जैसे खोआ बनाइए, पनीर बनाइए, तो खोआ बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए भी सरकार की योजना जो है कि खोआ बनाने की मशीन आती है, पनीर बनाने की मशीन आती है। उस पर भी जो हमारे किसान भाई हैं, खास करके जो आदिवासी और हरिजन हैं, उनके लिए 90% अनुदान पर ये खोआ बनाने की मशीन और ये पनीर बनाने की मशीन है। और बाकी जो किसान हैं उनके लिए 75% का अनुदान है। ये आप आसानी से उसको ले सकते हैं। हमारे कुछ जो किसान प्रगतिशील किसान हैं उनके लिए मिल्किंग मशीन के भी आजकल इजाद हो चुका जो है। बड़ी गाय रखते हैं जिनके दूध अब 20 गाय रखे हुए हैं, 25 गाय रखे हुए हैं, तो अब उसको धोने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए मिल्किंग मशीन जो है वो मिल्किंग मशीन के लिए भी सब्सिडी दी जाती है। और ये सब्सिडी हमको हमारे किसानों को, बहुत सारे किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं और इससे काफ़ी फायदा ले रहे हैं। बिल्कुल। गाय देने से लेकर प्रसंस्करण तक की व्यवस्था है। साथ ही साथ अगर गाय दूहने में दिक्कत है, अगर मानवीय श्रम ज़्यादा लग रहा है तो मिल्किंग मशीन की भी व्यवस्था है, उसमें भी अनुदान दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, बहुत सारी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, उनको ये जानकारियाँ हमारे माध्यम से मिल तो गई, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं हो पाती कि मिले कहाँ जाकर, किन से मिले और किस तरह से इन योजनाओं का लाभ उठाएं। ये अगर आप किसान भाइयों को बता देते कि वो किस तरह से इससे जुड़े, कहाँ से ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी है कि आप अपने नज़दीक के भी किसी भी जो पशु के डॉक्टर हैं, जो डेयरी के एक्सपर्ट हैं, अगर आपके नज़दीक में जो भी है, आप ब्लॉक के नज़दीक में रहते हैं या ब्लॉक आपसे के पास जाएं, वहाँ पे जो
प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी हैं, उनके पास से एक फॉर्म आपको लेना है। उस फॉर्म में ये फॉर्म का नाम ही है मुख्यमंत्री पशुधन योजना। वो मुख्यमंत्री पशुधन योजना का फॉर्म आप लेके आएंगे। उसमें जो जो चीज़ें भरनी है, नाम से लेके जो भी पता सारा कुछ भरना है, उन सबको आप उसमें भर देंगे। और भरने के बाद और उसमें कुछ चीज़ें साथ में अटैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ का मूलवासी प्रमाण पत्र वो आपको लगाना होगा। साथ में आपको अपना आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी उसमें लगाना होगा, अपना राशन कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगाना होगा। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल नंबर उसमें देना होगा। और आपको अपना जो खाता है, जो आपके बैंक का खाता है, उसका नंबर उसमें देना पड़ेगा। और इन सब का आपको एक फ़ोटोकॉपी जो है उसमें लगाना होगा इनके साथ में। तो ये जो है आपके ग्राम सभा में वो डिस्कस होता है, वो ग्राम सभा से पारित करके उसको भेजते हैं फिर जिला के स्तर में, और जिला से फिर जिसका चयन होता है उनको योजना की लाभ दी जाती है। तो ये बहुत ही आजकल आसान तरीका रह गया है, बहुत ही कठिन नहीं है। अब ये मुख्यमंत्री पशुधन योजना का फॉर्म आपको लेना है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में जो जो जानकारी मांगी गई है उन सबको आप भर दें। और साथ में जो जो चीज़ें उसमें लगाना है उसमें लिखा रहेगा कि इनका चीज़ों का आप उसमें फोटोकॉपी छाया प्रति अपना जो है उसको संलग्न करें। उन सब का छाया प्रति आप संलग्न करें। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है डॉक्टर साहब, जैसे जो जिस कैटेगरी में आते हैं, जैसे अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं, उनके लिए विशेष लाभ के लिए वो भी आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो अनुदान है वो उस स्तर पर। इवन अगर विधवा हैं, अगर महिला हैं, विधवा महिला हैं, तो उनको विधवा का या परित्यक्ता है तो उनके लिए भी उसको ये लगाना पड़ेगा कि वो उस तरह का लाभ उनको लेना है, तो उसको लगाना पड़ेगा उस चीज़ को। बिल्कुल सही। और जो किसान भाई, जैसे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो नया डेयरी शुरू करना चाहते हैं या नया पशुपालन करना चाहते हैं, ऐसे किसान भी जुड़ सकते हैं। बहुत सारे, क्योंकि अभी तो बहुत सारा स्टार्टअप का भी समय है, बहुत सारे ऐसे युवा किसान भी इससे जुड़ सकते हैं। क्या ऐसी संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं आपको? बिल्कुल। ये जो प्रगतिशील किसान के लिए है, प्रगतिशील किसान के लिए जो हमारे युवा किसान जो हैं वो ज़्यादा संख्या में इसमें भाग ले रहे हैं। जो 10 गाय की जो हमने स्कीम बताया, वो 10 गाय की स्कीम में हमारे युवा किसान बहुत ही ज़्यादा जा रहे हैं। और वो 10 गाय से शुरू करके मैंने देखा है कि 10 गाय से शुरू करके उनके पास अब 40 गाय 50 गाय का फार्म हो चुका है, बड़ा फार्म हो चुका है। और वो हर तरीके से अब मतलब संपन्न हो चुके हैं, जो कि पहले एक नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाते थे कि हम नौकरी कहाँ करें नहीं करें। एक डेयरी फार्म खोल के हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि अपना शुरुआत किया वो 10 गाय से, और 10 गाय के बाद फिर 20 किया, 20 से उसको बढ़ा के 40 कर दिया। आज किसी के पास 40-50 गाय है और उसको बेच के और अच्छी आमदनी हो रही है। बिल्कुल। और दुग्ध उत्पादन जो हमारे यहाँ हो रहा है, सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि प्रसंस्करण करके भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। जैसे पेड़ा वगैरह बना रहे हैं, खोआ का बड़ा मार्केट है, प्लस पनीर का बहुत बड़ा एक मार्केट है। ये सारी चीज़ों का भी लोग ये करें, खुद रोजगार तो प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो उनके साथ जुड़े हुए उनको भी रोजगार दे रहे हैं। ये एक गव्य विकास की एक अच्छी बात ये भी है। डॉक्टर साहब, इसके साथ और एक बात आती है कि विगत कुछ समय में जो देखा जा रहा है कि बड़ी गायें रख रहे हैं लोग, और नस्ल सुधार की भी बहुत सारी बातें चल रही है। नस्ल सुधार पर किस तरह से काम किया जा रहा है, किस तरह की योजनाएं चल रही है, किसान भाई इससे कैसे जुड़े? यहाँ के लिए तो नस्ल सुधार बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हमारी जो देहाती जो गाय हैं, हम जो देहाती गाय यहाँ पर देखते हैं, उनका एवरेज जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 1 किलो से 2 किलो के बीच में होता है। और 1 किलो से 2 किलो से कोई उससे वो आमदनी का जरिया उसको नहीं मानिए। वो तो आपको 1 किलो 1.5 किलो दूध मिलता है, वो आपके घर के ज़रूरत को पूरा करता है, घरेलू ज़रूरत के लिए, वो चाय बनाने के लिए आवश्यकता पूरा करता है। बच्चे हैं तो उनको आप पिला सकते हो, लेकिन ज़रा सा भी आप उसको बेच के कुछ आमदनी प्राप्त करें, ये नहीं संभव हो पाता है। तो नस्ल सुधार जो है, वो नस्ल सुधार के लिए भारत सरकार ने काफ़ी इस पर योजनाएँ शुरू की। ये जो राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोग्राम शुरू किया, इसके अंदर में क्या है कि अभी जो पिछले कुछ सालों से राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया है। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि
अपने देश में भी अच्छी गाय हैं। एक तो होती है बाहरी विदेशी गाय, जो विदेशी गाय होती हैं वो नस्ल सुधार के लिए पहले उन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। जो हम बात करते हैं नस्ल सुधार का, तो पहले जब उसका जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो कृत्रिम गर्भाधान करवाते थे, उसमें केवल बाहर का जो हॉल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी है, ये हॉल्स्टीन फ्रीजियन ये विदेशी गाय हैं, तो उनका जो साँड़ है उसका वीर्य कलेक्ट करके और उससे जो ये आर्टिफिशियल तरीके से जो प्राकृतिक तरीके को छोड़कर जो कृत्रिम गर्भाधान का जो तरीका है, वो कृत्रिम गर्भाधान उसमें जो करते थे उसमें केवल इन्हीं दो चीज़ों का इस्तेमाल लेकिन करते अब थे। ये देसी गायों का लेकिन हाँ, अब ये भी संभव हो रहा है। देसी गाय में अच्छी गाय हैं। हाँ, देसी गाय में भी हमारी बहुत अच्छी गाय हैं, उनको खास भी करके ये जी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, इसके द्वारा राष्ट्रीय किया जा गोकुल रहा मिशन में। है। डॉक्टर साहब, जानकारियां और भी बची रह गई, कार्यक्रम कुछ अधूरा सा लग रहा है, फिर हम इस पर कभी बात करें क्योंकि घड़ी की सुई अब इजाज़त नहीं दे रही है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों।